सोना और सोनी की जोड़ी अब तक के तमाम कबूतरों की जोड़ियों में से खूबसूरत तरीन जोड़ी का एजाज़ रखती थी। इन दोनों के परों का रंग दूध की मानिंद सफ़ेद था और सीने पर सुर्ख व सफ़ेद रंग के धब्बे मौजूद थे। सर पर कलगी नुमा ताज किसी बादशाह के बावकार ताज से मुशाहबत रखता था। इसी ताज की बदौलत वादी अमर की इस नस्ल को कलगी वाले कबूतरों के नाम से मंसूब किया जाता था। बेशक इन दोनों की जोड़ी लाजवाब थी, लेकिन हर जानदार में खूबियों के अलावा कुछ न कुछ खामियां भी पाई जाती हैं। सोना कबूतर में भी एक खामी पाई जाती थी, वो इंतहाई दर्जे का कामचोर था। सोनी सुबह उठकर घोंसले को साफ करती, फिर पहाड़ी चश्मों के पानियों से गुस्ल करने के बाद दाने दुनके की तलाश में वादी अमर से कुछ हटकर मकई के इन खेतों का रुख करती थी, जहां खाने पीने की अशिया वाफिर मिकदार में दस्तयाब हो जाती थीं। वो पहले अपना पेट भरती और इसके बाद कुछ दाना मुंह में दबाकर सोना के पास चली आती थी। इतनी देर में सूरज भी निकल आता था, लेकिन सोना घोंसले में लेटा जोरों शोर से खर्राटे लेता रहता था। सोनी उसे जगाने के बाद दाना उसके सामने रख देती थी, फिर निहायत अफसोस भरे लहजे में मुखातिब होते हुए कहती थी, सोना कितना ही अच्छा हो अगर तुम भी सुबह सवेरे उठकर चश्मे के पानी से गुस्ल करने के बाद दाने दुनके की तलाश में मेरे हमरा मकई के खेतों का रुख करो। लेकिन निहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम एक कामचोर और निकम्मे कबूतर हो। सोना के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हुए, लेकिन उसने इन्हें मजीद नुमाया होने से रोक लिया। फिर निहायत तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करते हुए बोला, मेरी प्यारी सोनी, तुम्हें अपने शोहर को निकम्मा और कामचोर कहते हुए शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आज के बाद मैं घर पर नहीं रहूंगा। अगर तुम्हें मेरा यूं दरबदर रहना अच्छा लगता है तो ऐसा ही सही। सोना पांव पटकता हुआ घोंसले से बाहर निकल गया। सोनी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने निहायत बेदर्दी के साथ सोनी के परों को परे झटक दिया और उड़ता हुआ अमर से दूर बांस के जंगलों की तरफ चला गया। फिर तो ये रोज का मामूल बनने लगा। सोना सुबह सवेरे तक घोंसले में सोता रहता और उठने के बाद फौरन नाश्ता किए बगैर बांस के जंगल का रुख करता। तमाम दिन वहां मटर गश्त करने के बाद मगरिब से कुछ पहले घोंसले में चला आता और सोनी से बातचीत किए बगैर सो जाता। इन्हीं मामूलात के दौरान एक महीना गुजर गया। सोनी ने 2 सफ़ेद रंग के नन्हे मुन्ने अंडे दे दिए। वो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। एक दिन कबूतर राजा ने सोना के घर जाने की ठानी। वो जैसे ही उनके घोंसले पर पहुंचा तो सोना को घोंसले से गैर हाजिर पाया। सोनी अफसुर्दा चेहरा लिए अकेले ही अंडों पर बैठी थी। सोना की गैर मौजूदगी के मुतालिक दरियाफ्त करने पर सोनी ने उसे नहायत तफसील के साथ हालात से आगाह कर दिया और उसे बताया कि सोना इस वक्त बांस के जंगलात में घूमता फिर रहा होगा। कबूतर राजा ने सोनी को दिलासा दिया कि वो सोना को समझाने बुझाने की कोशिश करेगा। कबूतर राजा ने उड़ान भरी और बांस के जंगलात का रुख किया। उसे सोना को तलाश करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो वहां पर मौजूद था। कबूतर राजा को सामने देखकर उसने बौखलाहट के आलम में भागने की कोशिश की, लेकिन मकसद में कामयाब ना हो सका। कबूतर राजा ने उसे गर्दन के पास से थामा, फिर संजीदा लहजे में बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। वो मासूम लाचार कबूतरी निहायत तनदही के साथ अंडों पर बैठी हुई है और तुम यहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो। सोना हकलाते हुए बोला, वादी अमर की बहुत सी कबूतरियाँ ऐसा कर रही हैं। वो घर को संभालने के अलावा बच्चों को पालने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, तो फिर सोनी क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी सजा देने के लिए उसने आपको बांस के जंगलात में बेच दिया। कबूतर राजा गुस्सीले लहजे में बोला, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि इसने मुझे तुम्हें समझाने के लिए बांस के जंगलात में भेजा है। वो बेजुबान कबूतरी
तो गिला शिकवा करने से भी महरूम है, लेकिन तुम जिस डगर पर चल रहे हो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम्हें समझाना कबूतरों का राजा होने की बदौलत मेरा हक बनता है। सोनी निहायत बोली बाली और सादा कबूतरी है, उसकी कदर करने की कोशिश करो, अगर नहीं करोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे, यही मेरी नसीहत है, अगर समझ सको तो। कबूतर राजा बात खत्म करने के बाद फौरन वादी अमर की तरफ चला गया, लेकिन सोना कबूतर ने अपनी रविश को बदलने की कोशिश नहीं की। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद की बदौलत सोनी की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो गया। वो सुबह उठने के फौरन बाद मकई के खेतों का रुख करती, अपने पेट को मकई के दानों से अच्छी तरह भरने के फौरन बाद घोंसले में वापस आ जाती, फिर तमाम दिन और रात अंडों पर बैठी रहती। चंद ही दिनों में ये जिम्मेदारियां इसकी सेहत पर असरअंदाज होने लगी और वो दिन ब दिन कमजोर दिखाई देने लगी। सोना कबूतर पर तो रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। ये ऐसी ही एक उदास कर देने वाली सुबह का जिक्र है। सोना ने अंगड़ाई लेते हुए नींद से जागने के बाद आंखें खोली, तब सोनी को घोंसले से गैर हाजिर पाया। इसके दोनों अंडों के छिलके सियाह होने लगे थे। सोना के अंदाजे के मुताबिक 2 दिन के बाद बच्चे अंडों से बाहर निकलने वाले थे। ऐसे औकात में सोनी को इन्हें तनहा छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चली गई। सोना ने सोचा शायद दाने दुनके की तलाश में मकई के खेतों की तरफ गई होगी। कुछ देर में पेट भर जाने के बाद वापस चली आएगी, लेकिन अंडों को अगर कुछ देर मजीद हवा लगी तो ठंड की बदौलत बच्चों के मरने का खदशा भी हो सकता था। मजबूरन और अपनी फितरत के खिलाफ सोना अंडों पर बैठ गया। वक्त तेजी के साथ गुजरने लगा, लेकिन सोनी वापस घोंसले में नहीं आई। ये एक खिलाफ मामूल बात थी। उसे इस वक्त तक वापस आ जाना चाहिए था। आधा घंटा मजीद गुजर गया, फिर सोना को घोंसले के बाहर चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। सोना ने सर बाहर निकालते हुए हालात का जायजा लिया। वो 10 के करीब कबूतर थे जो एहतजाजी अंदाज में चीखते चिल्लाते हुए कबूतर राजा के घोंसले की तरफ जा रहे थे। एक कबूतर ने घोंसले के पास से गुजरते हुए सोना की तरफ देखते हुए कहा, भैया सोना गजब हो गया, जंगल का शिकारी वादी अमर के 20 कबूतरों को जाल के जरिए पकड़कर शहर ले गया है और यकीन जानो इन कबूतरों में तुम्हारी सोनी भी शामिल है। हम कबूतर राजा के पास एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम भी चलना चाहो तो तुम्हारे अंडों को सहने के लिए कोई भी कबूतर आमादा हो सकता है। सोना परेशान होकर घोंसले से बाहर निकल आया। वादी अमर का एक कबूतर इसके अंडों पर बैठकर इन्हें हरारत देने लगा और सोना एहतजाजी मजमे के हमरा कबूतर राजा के घोंसले की तरफ चल दिया। कबूतर राजा ने जब कबूतरों को अपनी तरफ आते देखा तो पूछा, क्या बात है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? तब एक कबूतर आगे बढ़ा और बोला, सुबह फजर के करीब जब कबूतरों और कबूतरियों ने मकई के खेतों का रुख किया तब वहाँ शिकारी जाल बिछाए इनका मुंतजिर था। उस सुबह खिलाफे तुवक्का जाल के अंदर मकई के दानों के अलावा जवार के बीज भी मौजूद थे। मेरे मना करने के बावजूद भी कबूतरों ने इन बीजों पर हल्ला बोल दिया। शिकारी ने यकदम रस्सी खींची तो तकरीबन 20 के करीब कबूतर जाल में फंस गए। बच जाने वाले कबूतरों ने वादी अमर की तरफ उड़ान भर ली। पकड़े जाने वाले कबूतरों में सोनी सरे फहरिस्त थी। कबूतर राजा बोला, यकीनन वो शिकारी इन्हें शहर लेकर गया होगा, वो इन्हें परिंदों की दुकान पर फरोख्त कर देगा। मुझ में उड़ने की सकत मौजूद नहीं रही। तुम में से 4 कबूतर फौरन से पेशतर शहर का रुख करो और परिंदों की इस दुकान को तलाश करने की कोशिश करो जहां शिकारी ने इन्हें फरोख्त किया हो। इसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। 4 कबूतर जिनमें सोना भी शामिल था, उन्होंने शहर की तरफ उड़ान भरी। शहर वादी अमर से ज्यादा दूर नहीं था। उन्हें वहां तक पहुंचने में आधे घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त लगा। शहर के दरमियान में 4 दुकानें ऐसी थीं जहां परिंदों की खरीदो फरोख्त का काम किया जाता था। सोना और तीनों कबूतरों ने तमाम दुकानें छान मारी, लेकिन वहां कलगी वाले कबूतर मौजूद नहीं थे। थक हार कर वो दुकानों के करीब लगे हुए दरख्त की टहनियों पर बैठकर सस्ताने लगे। तभी दुकानदार की निगाह इन 4 पर पड़ी और वो बहुत पुरजोश लहजे में करीब खड़े हुए व्यापारी की तरफ देखते हुए बोला, आज सुबह ही सुबह महल का शिकारी अब्दुर्रहमान सियाह कलगी वाले कबूतरों को गिरफ्तार करके महल लेकर गया है। इसके कहने के मुताबिक वजीर ने हुक्म दिया था कि महल के
पिछवाड़े में निहायत वसी और इस चिड़ियाघर बनाने का एहतमाम किया जा रहा है। वहाँ बहुत से जानवरों और परिंदों के अलावा कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों की नुमाइश का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। वादी अमर की ख़ास नस्ल जिन्हें सियाह कलगी वाले कबूतरों के नाम से मंसूब किया जाता है, उनके अलहदा पिंजरों का बंदोबस्त किया गया है और आज ही सुबह शिकारी अब्दुर्रहमान 20 के करीब कबूतरों को जाल के जरिए पकड़ने के बाद महल में ले गया है। इसके कहने के मुताबिक ये नस्ल वादी अमर के अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाती। लेकिन तुम्हारे सामने दरख्त पर सियाह कलगी वाले कबूतर बैठे हुए हैं। व्यापारी ने चौंकर दरख्त की जानिब देखा। तब सोना ने घबराकर अपने साथियों को उड़ने का हुक्म दिया और चारों कबूतरों ने लंबी उड़ान भरकर वादी अमर का रुख किया। वहाँ कबूतर राजा उनका मुंतजिर था। सोना ने तमाम माजरा कबूतर राजा को कह सुनाया। कबूतर राजा ने बाकी मांदा कबूतरों के साथ शहर की तरफ उड़ने का ऐलान कर दिया। कबूतर राजा की उम्र इस तवील सफ़र की मरहूने मिन्नत नहीं थी, लेकिन हालात की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी सेहत को भी बालाए ताक रखते हुए सफ़र का आगाज कर दिया था। वो रास्ते में जगह जगह रुककर अपने सांस को हमवार करता था, फिर उड़ते हुए कबूतरों के गोल में शामिल हो जाता था। इस क़ियामो उड़ान की बदौलत उन्हें शहर तक पहुंचने में काफ़ी देर लग गई। शाम के अंधेरे से पहले उन्होंने सफ़ेदे के बुलंदो बाला दरख्तों पर पनाह ली। ये दरख्त शहर के करीब वाक़े थे। रात के वक्त शहर में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए इसी में बेहतरी थी कि वो रात सफ़ेदे के दरख्तों पर बसर करते और सुबह होते ही तमाम कबूतरों ने शहर की तरफ उड़ान का आगाज कर दिया। वजीर वक्त का महल शहर के दरमियान में मौजूद था। इसके महल के पिछवाड़े में चिड़ियाघर बनाने का मंसूबा ज़ेर तामीर था। कबूतरों को वहां तक पहुंचने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। चिड़ियाघर में लोहे के पिंजरों में बंदर, शेर, चीते, हाथी, ज़राफ़ों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के परिंदे कैद थे। बहुत से मजदूर मुख्तलिफ पिंजरों को तकमील देने में मसरूफ थे। इन्हीं पिंजरों के दरमियान चंद पिंजरे ऐसे भी थे जिनमें कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लें कैद थी। इन नस्लों के बीच में कलगी वाले कबूतर नुमाया दिखाई दे रहे थे। कलगी वाले कबूतरों के पिंजरों के एक कोने में अफसुर्दा चेहरा लिए अपनी चोंच को परों में छुपाए सोनी बैठी थी। सोना ने चिल्लाते हुए इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी। इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था और वो सदियों की बीमार दिखाई दे रही थी। कबूतरों को एक तरफ करते हुए सोना आगे बढ़ा और रो देने वाले लहजे में बोला, सोनी सोनी सोनी, देखो मेरी तरफ, देखो मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। सोना की आवाज सुनकर सोनी ने आहिस्तगी से अपनी चोंच को परों से बाहर निकाला और तकलीफ दे लहजे में बोली, क्या फायदा सोना, अब तुमने बहुत देर कर दी। महल के वजीर ने पिंजरों के दरवाजे पर ताला लगा दिया है और ताले की चाबी इसके कमरे में है। इसके बगैर दरवाजा खुल नहीं सकता और मेरी तबीयत बहुत खराब है। पूरी रात मुझे सर्दी लगती रही। अगर आज की रात भी मैंने इसी पिंजरे में गुजार ली तो मुझे यकीन है कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। नहीं सोनी, ऐसी बातें नहीं करो। अभी सोना ये बात कर ही रहा था कि महल के शिकारियों ने एक जाल फेंका और तमाम के तमाम कबूतर इस जाल में फंस गए। हमने पकड़ लिए, हमने पकड़ लिए। ये तकरीबन 100 के करीब तो जरूर होंगे। जाकर वजीर को बताते हैं कि हमने मजीद कलगी वाले कबूतर पकड़ लिए हैं। तमाम कबूतर बेबसी के आलम में पर फड़फड़ाने लगे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खुशकिस्मती से सोना जाल में फंसते हुए बाल बाल बच गया था, लेकिन इसके पीछे खड़ा कबूतर राजा जाल में फंसकर कैद हो गया था। शिकारी ने जाकर फौरन वजीर को आगाह किया कि हमने मजीद कबूतरों को कैद कर लिया है। खबर पाते ही वजीर अपने सिपाहियों के हमरा चिड़ियाघर की तरफ चला आया। इसने शिकारी को शाबाश दी। शाबाश। फिर दरख्तों पर बैठे हुए बाकी मांदा कबूतरों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर इन्हें भी पकड़ सको तो मैं तुम्हें बेशकीमत इनामात से नवाजूंगा। शिकारी ने सर को असबात में हिलाया और जाल में कैद होने वाले कबूतरों को पिंजरों में मुंतकिल कर दिया।
वजीर दोबारा बोला, चिड़ियाघर का काम कल पर मुलतवी कर दिया जाए। इर्द गिर्द के पिंजरों को साफ करके इन्हें ताले लगा दो। बादशाह किसी भी वक्त महल का दौरा कर सकते हैं। वो हुक्म देने के बाद वापस महल के अंदर चला गया और मजदूर निहायत जोशो खरोश के साथ चिड़ियाघर की सफाई सुथराई में मसरूफ हो गए। सोना ने मजदूरों की गफलत से फायदा उठाते हुए पिंजरों में कैद अपने साथियों के करीब गया। तब कबूतर राजा उससे मुखातिब होते हुए बोला, मेरी बात कान खोल कर सुन लो और वादी अमर के तमाम कबूतरों तक पहुंचा दो। एहतजाज का वक्त आ गया है। एहतजाज के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती। तुमने वजीर की बातचीत तो बगौर सुनी होगी। बादशाह महल का रुख करने वाला है। इसके महल में आने से पहले चिड़ियाघर के फर्श पर इतना गंद और कचरा बखेर दो कि इसे तुम्हारे खामोश एहतजाज के मुतल्लिक बाआसानी अंदाजा हो जाए। तुम्हारे पास वक्त कम है, जल्द अज जल्द ऐसा करने की कोशिश करो। सोना ने इकरार में सर हिलाया और कबूतर राजा का पैगाम तमाम कबूतरों तक मुंतकिल कर दिया। मजदूरों की सफाई सुथराई का काम तेजी के साथ तकमील के मराहिल तय कर रहा था। ये सफाई आधे घंटे के मेहनती वक्त पर मुश्तमिल साबित हुई थी, लेकिन दरख्तों पर बैठे हुए 400 से ज्यादा कबूतरों ने गुटर करते हुए अपने एहतजाजी मुजाहरे की शुरुआत का आगाज कर दिया। वो उड़ते हुए शहर की तरफ जाते और वहां से गंदे शॉप पर झाड़ू के तिनके दरख्तों के खुश्क पत्ते उठाकर चिड़ियाघर की इमारत का रुख करते और इस कचरे को चिड़ियाघर के साफ सहन में फेंककर शहर की तरफ फरार हो जाते। सहन में काम करते हुए मजदूरों में बेचैनी की लहर दौड़ने लगी, लेकिन वो इन्हें रोकने से कासिर थे। इसलिए उन्होंने शिकारी की खिदमत हासिल की। शिकारी ने सहन में खड़े होते हुए कबूतरों के गोल की तरफ देखा, जब कचरे और गलादत से भरा हुआ एक थैला जिसे सोना और इसके साथी ने मिलकर उठाया हुआ था धमाके के साथ शिकारी के चेहरे पर आ गिरा। इसने बौखलाकर वजीर के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कबूतरों के गोल ने गुटर करते हुए खुशी का इजहार किया और तनदही के साथ दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए। चंद लम्हों के बाद चिड़ियाघर का तमाम सहन गंदे शॉपरों और तिनकों से भरने लगा। मजदूर गुस्से और जंजलाहट के आलम में अपना सर पीटने लगे। शिकारी की शिकायत को सुनने के बाद वजीर ने जब चिड़ियाघर का रुख किया, अभी वो सहन से दूर था कि उसे हंगामी तौर पर इतला मौसूल हुई कि बादशाह सलामत महल का रुख कर रहे हैं। उसने घबरा कर शिकारी को चिड़ियाघर के सहन की तरफ जाने का हुक्म दिया और खुद अपने सिपाहियों के हमरा महल के फाटक की तरफ चल दिया, जहां से बादशाह सलामत की सवारी ने आना था। अभी वो फाटक तक पहुंच भी नहीं पाया था कि धूल उड़ाती हुई बादशाह की सवारी नमूदार हुई। वजीर ने बादशाह का इस्तकबाल किया और उसे अपने हमरा लेकर महल के अंदर चला आया। बादशाह ने बगौर वजीर के चेहरे का जायजा लेने के बाद पूछा, वजीर तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, खैरियत तो है ना? तुम्हारे चिड़ियाघर का मंसूबा कहाँ तक पहुँचा? वजीर ने जवाब देने की बजाय बादशाह को चिड़ियाघर के सहन की तरफ चलने की दावत दी। बादशाह ने हैरत भरी निगाहों से वजीर की तरफ देखा, लेकिन मजीद बातचीत किए बगैर इसके पीछे सहन की तरफ चला आया। वहाँ के हालात बहुत खराब थे। मजदूरों की बेबसी का ये आलम दिखाई दे रहा था कि वो झाड़ू हाथों में लिए चिड़ियाघर के सहन में गंद फैलाते हुए कबूतरों के पीछे भाग दौड़ रहे थे, लेकिन कबूतर इनकी पहुंच से बहुत दूर थे। बादशाह ने हैरत भरी निगाहों से मजदूरों की हरकतों सकनात का मुशाहिदा करने के बाद वजीर की तरफ देखते हुए मामले के मुतालिक दरियाफ्त किया। तब वजीर ने तमाम मामला तफसील के साथ बयान कर दिया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कलगी वाले कबूतरों की तरफ देखा, फिर निहायत संजीदा लहजे में बोला, अगर तुम यकीन जानो तो मैं कभी भी तुम्हारे इस मंसूबे के हक में मुतमिन नहीं रहा था। जानवरों और परिंदों को कैद करना अच्छा इकदाम नहीं है। खुदा भी इस अमल से खुश नहीं होता, तो फिर भला इंसान क्यों कर खुश हो सकता है? यकीनन तुमने इन बेजुबान परिंदों के अहले खाना को लाइल्मी के दौरान कैद कर लिया होगा। वो इनकी आज़ादी के लिए एहतजाज की खातिर चिड़ियाघर की इमारत में घुसते चले आए हैं। मेरी मानो तमाम जानवरों और परिंदों को आज़ाद कर दो, वरना आज तो इन मासूम परिंदों की बदौलत तुम पर मेहनती अजाब नाजिल हुआ है। कल को अगर खुदा का अजाब नाजिल हुआ
तब तमाम महलो शहर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। वजीर ने फौरन असबात में सर हिला दिया और करीब खड़े हुए शिकारी से मुखातिब होते हुए कहा, तमाम पिंजरों के दरवाजे खोल दो, ये बादशाह का हुक्म है। शिकारी ने हैरत भरी निगाहों के साथ वजीर की तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं और आगे बढ़कर परिंदों के पिंजरों के दरवाजे खोलने लगा। चिड़ियाघर के सेहन में अफरा तफरी का आलम बर्पा हो गया। तमाम परिंदों ने पिंजरों से आजाद होने के बाद खुले आसमान का रुख किया और खुशी खुशी अपने घोंसलों की तरफ परवाज करने लगे। इन परिंदों में सोना और सोनी भी शामिल थे। सोनी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन आजादी की खुशी ने इसके कमजोर और नातवा जिस्म में दोबारा से जान भर कर रख दी थी और वो बोझल परों के साथ सोना के हमरा महवे परवास थी। शाम के करीब जब दोनों वादी अमर में दाखिल हुए, तब एक मजीद खुशखबरी इन दोनों की मुंतजिर थी। इन दोनों के अंडों से 2 अदद नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर निकल आए थे। सोनी बेताबी के आलम में अपने बच्चों के पास गई। सोना मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। उस दिन के बाद से सोना ने आवारा गर्दी के सिलसिलों का इख्तिताम कर दिया और निहायत जिम्मेदारी के साथ सोनी के हमरा अपने बच्चों की निगहदाश्त में मसरूफ हो गया।